बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रोजन या इसको कहते हैं क्रोजन क्या है, क्रोजन पैदा किस तरह होता है और क्रोजन की कॉजेज़ क्या है, क्रोजन को हम कंट्रोल किस तरह करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोजन क्या है, ये सब इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। अच्छा, इस क्रोजन के बारे में मैं लिखता हूँ कि लेट्स सपोज द ईटिंग ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड क्रोजन। क्रोजन क्या है? किसी भी मेटल को खाने के अमल को क्रोजन कहते हैं। किसी मेटल को खाने के अमल को, या आप सिंपली लिख सकते हो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल, अब ये मेटल डिग्रेड किस तरह होते हैं, क्यों मेटल्स कहे जाते हैं, क्यों मेटल्स डिग्रेड होते हैं? तो उसकी असल वजह है ड्यू टू द केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ये दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं मेटल्स में, इसलिए मेटल्स कहे जाते हैं, डिग्रेड होते हैं। अच्छा, और तीसरी बात ये है कि इसकी जो मेन रीज़न है इसकी कोरोजन की, वो है मॉइस्ट एयर। और मॉइस्ट एयर में क्या होता है? मॉइस्ट एयर में क्या होता है? आपके साथ ऑक्सीजन होता है। तो मेन जो रीज़न है इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल रिएक्शंस की, वो है ऑक्सीजन। क्रोजन मेनली ऑक्सीजन की वजह से होता है। और मॉइस्ट एयर में या एनवायरनमेंट में या कोई और एसिड अगर एक मेटल के साथ टकराए, कोई अल्कली टकराए मेटल के साथ, तो उसके साथ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन इज द मेन सोर्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन इज द मेन सोर्स ऑफ क्रोजन। ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन सा एजेंट होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और अब ये ऑक्सीजन की वजह से क्रोजन किस तरह होता है, ये सारी डिटेल आ रहा है। ठीक है, इस लेक्चर में आगे आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब कौन कौन से एजेंट्स हैं जब वो मेटल से टकराए तो आपके साथ मेटल को करोड कर देता है। एजेंट्स, तो एजेंट्स में आपके साथ एयर है, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन है। जब एयर किसी मेटल सरफेस के साथ टकराई जाए तो एयर की वजह से क्रोजन होता है। ठीक है, तो एक हो गया एयर। दूसरा है आपके साथ वाटर, जब वाटर भी रिएक्ट करे किसी मेटल सरफेस के साथ, वो भी करोड कर देता है। ठीक है, साल्ट्स भी आपके साथ एक एजेंट है जो क्रोजन को कॉज कर सकते हैं। और अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये और साथ कोई अल्कली वगैरह, अल्कलीज, ये अल्कलीज और ये चीज़ें जब ये एजेंट्स हैं, क्या है? क्रोजन के एजेंट्स हैं। किसके? क्रोजन के। जब ये चीज़ें टकराती हैं किसी मेटल सरफेस के साथ तो ये क्रोजन काज करता है। ठीक है, तो अब ये क्रोजन किस तरह काज करता है, ठीक है, और इसके अंदर रिएक्शंस क्या होते हैं, तो ये सब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ है, एक टर्म है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या चीज़ है? क्रोजन ऑफ आयरन, इसको क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जब क्रोजन लगती है तो उसे क्या कहते हैं? आयरन की रस्टिंग। तो क्या होता है? आयरन, ये सपोज आयरन का एक पीस है, इसके सरफेस पे पाउडर कलेक्ट हो जाते हैं। क्या? इसके सरफेस पे स्केल या रेड पाउडर इधर जमा हो जाता है, स्केल रेड पाउडर सरफेस ऑफ आयरन पे। तो इसकी वजह से इसका ये सरफेस क्या होता है? काया जाता है। ठीक है, और ये वीक हो जाता है। और ये जो आयरन जिस मशीनरी में यूज़ हुआ है, वो मशीनरी की लाइफ क्या हो जाती है? लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, अब जो ये इसे कहते हैं, इसकी वजह से जो क्रोजन होता है, इसे कहते हैं क्रोजन लॉस। क्या? क्रोजन लॉस। तो अब क्रोजन लॉस हम किस तरह फाइंड करेंगे? ठीक है, तो अब ये बात नोट करें, ये बात आप नोट करें कि क्रोजन लॉस, it is very difficult to calculate the corrosion loss. It is very difficult to calculate the corrosion loss. अब corrosion की वजह से जो मेटल सरफेस खाया जाता है, इसकी ये रेट हम नहीं फाइंड कर सकते, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि corrosion का जो रिएक्शन होते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, साल लेते हैं, एयर्स लेते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर ये स्लो रिएक्शन है, लेकिन दूसरी बात ये कि कंटिन्यूस रिएक्शन भी है।
किया स्लो बट कंटिन्यूस। अब अगर स्लो भी है लेकिन कंटिन्यूस है तो खामखा साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज आएगा सरफेस में, कुछ ना कुछ सरफेस कही जाएगी, लिहाजा ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब इस बहुत एक रीज़न हम क्रोजन लॉस क्यों फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक स्लो रिएक्शन होता है। दूसरी बात कि ये रेट जो होता है क्रोजन का, ये जो रेट होता है ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ये चीज़ क्या करता है, वेरी करता है। एंड मेथड टू मेथड, मेथड टू मेथड भी वेरी करता है, मेथड टू मेथड, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है, और रीजन टू रीजन ये क्या करता है, क्रोजन रेट वेरी करता है। लिहाजा इसकी इस वेरिएशन की वजह से हम क्रोजन लॉस को या क्रोजन लॉस को हम नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो एक कैलकुलेशन हो गई है, एवरेज कैलकुलेशन, या एक रूल ऑफ थंब है, आप कह सकते हो कि दुनिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है मेटल्स का, तो उसका 5% आपका वेस्ट होता है। जितना भी, लेट्स सपोज एक साल में जितना मेटल प्रोड्यूस हुआ तो उसका 5% हिस्सा लॉस होता है ड्यू टू क्रोजन, ड्यू टू क्रोजन, क्रोजन की वजह से 5% हिस्सा लॉस होता है। तो एक रूल ऑफ थंब है, एक मतलब अंदाज़तन वैल्यू है, ये भी परफेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो असल में इसका जो रेट है क्रोजन का वो कैलकुलेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है, मेरा मतलब ये था। अब इधर देखें, अब काजेज़ क्या है क्रोजन के, कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से क्रोजन आ सकता है। नंबर फर्स्ट, काजेज़ ऑफ क्रोजन, नंबर फर्स्ट काजेज़ ऑफ क्रोजन में देखें, अगर कोई मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, और उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करे, तो ये मेटल सरफेस के साथ क्या रिएक्ट करे, ऑक्सीजन रिएक्ट करें। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में ये हर चीज़ के साथ रिएक्शन करती है एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम। इन दो मेटल्स के अलावा ऑक्सीजन दुनिया में मौजूद हर चीज़ के साथ रिएक्शन करती है। तो जब भी मेटल को एक्सपोज किया जाए ऑक्सीजन, एयर, वाटर या किसी और सोल्यूशन के साथ जिसमें ऑक्सीजन हो, तो ये मेटल पे अटैक कर देता है, ठीक है। जब ये मेटल पे अटैक कर देते हैं तो ये मेटल क्या होता है, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ठीक है। ये रिड्यूस फॉर्म में होता है मेटल, किस फॉर्म में, रिड्यूस, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूस। ये रिड्यूस फॉर्म में होता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकाल देता है। जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन अटैच और इससे निकाल दिया जाए तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा खाया जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा मतलब खा गया। मतलब मेटल सारे इलेक्ट्रॉनों पे मुश्तमिल होते हैं और आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे मतलब इसका कुछ ना कुछ हिस्सा ज़ाया हो गया। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ड्यू टू द ऑक्सीजन अटैक ऑन मेटल, इट लॉस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बाकी CaCO3 है, इसमें भी ऑक्सीजन है, और बाकी सोडियम क्लोराइड ये एयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या है, रेट ऑफ क्रोजन, क्रोजन, ये रेट ऑफ क्रोजन इन दोनों की वजह से भी क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम क्लोराइड वगैरह, ये एयर से अगर मिल जाए तो ये पेरीमीटर सरफेस की रेट को, सरफेस की डिग्रेडेशन को एनहांस करते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर फॉर एग्जांपल तीसरे नंबर पर है, लेट्स सपोज आपके साथ तीसरे नंबर पर है SO2 वेपर्स। सल्फर डाइऑक्साइड जब वेपर्स की फॉर्म में हो, ये असल में एसिडिक वेपर होती है। इसकी जो वेपर होती है क्या होती है, एसिडिक वेपर्स होती है। और जब ये एसिडिक वेपर होती है, इन्हांस क्रोजन 4 to 6 टाइम्स, ये 4 to 6 टाइम करते हैं किसको, इन्हांस करता है क्रोजन को 4 to 6 टाइम्स। मतलब 4 to 6 टाइम का मतलब अगर pH आपके साथ pH लेट सपोज 6 है तो ये pH को रिड्यूस करके सिर्फ 2 तक ले आ जाती है। मतलब कि ये देखो कितना 4 टाइम्स इसने pH को बढ़ा दिया, इसको मतलब इसको एसिड बनाया। एसिड बनाने का मतलब ये है कि क्रोजन, एसिड की वजह से क्रोजन बढ़ती है। तो दैट्स हाउ ये SO2 वेपर जो है ये भी एक मेन सोर्स है किसकी, कॉजेज ऑफ क्रोजन में, ठीक है। चौथा नंबर, अगर आप देखें, अगर एक मेटल है ये एटसेल्फ भी क्रोजन, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर मेटल में कोई एम्पेवर चीज़ हो, लेट्स सपोज ये आपका मेटल सरफेस है, इसके अंदर कोई एक एम्पेवर चीज़ है तो इसकी वजह से फिट, ऐसे कहते हैं पिट एंड क्रोजिंग, पिट बन जाता है। क्या बन जाता है, पिट का मतलब कि एक RG एनोड और एक RG कैथोड बन जाता है। तो एनोड से ये इलेक्ट्रॉन निकलते निकलते ये तमाम के तमाम मेटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं,
तो दैट्स हाउ जो मेटल इटसेल्फ है ये भी एज अ क्रोजन, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, क्या ये पेवर है इम्पेवर है, तो प्योरिटी भी डिपेंड करता है। तो मेटल इटसेल्फ, मेटल की प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी क्रोजन कॉज हो सकता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है, आपके साथ एक मेटल है, अगर आप इस पे अपना फिंगर प्रिंट लगाए, फिंगर मतलब आप उसे फिंगर टच करें तो फिंगर की वजह से भी इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ अच्छी नहीं है। अगर ये एम्पेवर है तो फिंगर प्रिंट की वजह से भी इसमें क्रोजन आ सकती है। ठीक है। अब अगर आप हैमरिंग करें, हैमरिंग किसी मेटल सरफेस पे आप हैमरिंग करें, आप उस पे हैमर से आप उसे दबाएं तो इसकी वजह से भी क्रोजन रेट इंक्रीज़ होता है। क्रोजन रेट क्या होता है, हैमरिंग की वजह से भी क्रोजन रेट इंक्रीज़ होता है। तो ये डिफरेंट वजूहात हैं, इसकी वजह से ये आपके साथ क्या होता है, क्रोजन कॉज होता है। चौथा, 4 नंबर एक पॉइंट है, लेट्स सपोज मेटल की अपनी एक्सीडेशन, मेटल की अपनी 5वां पॉइंट, लेट्स सपोज मेटल की ऑक्सीडेशन एबिलिटी के ये मेटल ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो कितना तेज़ करता है या स्लो करता है, उसकी अपनी एक, हर मेटल की अपनी एक एबिलिटी होती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि मेटल की ऑक्सीडेशन एबिलिटी क्या है। तो ये आपके साथ क्या है, कॉजेज ऑफ क्रोजन है। देखो इधर देखें, अब ये मेटल जो होता है, मेटल ये रिड्यूस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, रिड्यूस फॉर्म में। और रिड्यूस फॉर्म में हर जो मेटल होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्टिव होगा, एनर्जाइज्ड होगा। कोई भी मेटल है वो रिड्यूस फॉर्म में क्या होता है, एक्टिव होता है, एनर्जाइज्ड होता है, हाई हाई लेवल अभी हाई एनर्जी स्टेट में होता है। क्या होता है, हाई एनर्जी स्टेट में होता है। ठीक है। जब आप उसकी रिडक्शन करें, रिडक्शन सॉरी, या आप इसकी ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन के साथ आप ऑक्सीजन ऐड करें, ऑक्सीजन ऐड करने से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, इसमें क्रोजन आ जाएगी। ठीक है। तो यही वजह है कि ये मेटल्स डिग्रेड होते हैं और क्रोजन लगती है मेटल्स को। अब ये मेटल्स असल में ये जब ये क्यों मतलब डिग्रेड क्यों होते हैं मेटल्स, देखो जो जितने भी आपके साथ मेटल्स हैं, मेटल्स, और ये जब आप निकालते हैं जहाँ पे सोर्स है, उसके सोर्स से आप इसे निकालते हो, तो ये जब सोर्स में ये इन द फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स मतलब ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, जो नेचुरल फॉर्म है किसी भी मेटल का। क्या फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म, ये ऑक्साइड फॉर्म है। जब ये आप ऑक्साइड फॉर्म से आप निकालते हो तो आप ये फिर करामत नहीं है, आप इसकी रिडक्शन करोगे। क्या करोगे, आप इसकी रिडक्शन करोगे। जब आप इसकी रिडक्शन करोगे तो ये आप मेटल गेन कर लोगे, मेटल ऑब्टेन्ड। तो आप इसकी रिडक्शन करोगे मतलब इसे क्या करोगे, रिड्यूस करोगे इसे। रिड्यूस का क्या मतलब, आप उसे इलेक्ट्रॉन दोगे तो फ्लोरोसेंस ऑफ गेनिंग, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इसके साथ, तो ये आपका एनर्जाइज हो जाएगा, इसकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगी। तो ये मेटल आप जब ऑब्टेन करते हो तो ये किस फॉर्म में होते हैं, ये आपके पास एनर्जाइज फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो ये जब एनर्जा हाई हाई एनर्जी स्टेट भी कह सकते हो आप इसे, क्या कह सकते हो, हाई एनर्जी स्टेट, ये हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं। ठीक है। जब ये हाई एनर्जी स्टेट में होता है मतलब ये इसका एक अनस्टेबल स्टेट है। कौन सा है, अनस्टेबल। तो ये ट्राई करता है कि ये क्रोड हो जाए, हर मेटल क्या करता है, ट्राई करता है कि क्रोड हो जाए और वापस ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाए, जो नेचुरल इसका ये वाला फॉर्म है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो ये क्रोजन के बाद जब इसको क्रोजन लग जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये वापस आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाए, तो इसका जो इसका नेचुरल स्टेट है। तो ये बिफोर स्टेट एनर्जी हाई एनर्जी स्टेट होता है, और आफ्टर क्रोजन, बिफोर क्रोजन ये स्टेट, और क्रोजन के बाद आपका नेचुरल स्टेट में वापस आ जाता है। तो हर एक मेटल ये ट्राई करता है कि अपनी मदर स्टेट में चला जाए। दैट्स हाउ हर ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्या कि किसी भी मेटल को क्या लग जाए, क्रोजन। हर मेटल ट्राई करता है कि क्रोड हो जाए, क्योंकि उसका नेचुरल फॉर्म दुनिया में मौजूद हर चीज़ अपना जो स्टेबल स्टेट होता है उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो इसकी यही रीज़न। अच्छा, अब है थ्योरीज ऑफ क्रोजन। क्या थ्योरीज ऑफ क्रोजन, क्रोजन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज है। एक है एसिड थ्योरी और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। नंबर एक कौन सा है, एसिड थ्योरी, एसिड थ्योरी, और दूसरा है कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी।
इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, एसिड थ्योरी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि एसिड थ्योरी क्या कहता है इस क्रोजन के बारे में। एसिड थ्योरी ये कहता है कि जो भी आपके साथ मेटल है, लेट सपोज आयरन, इसको क्रोजन क्यों लगती है, इसलिए इसके को क्रोजन लगती है क्रोजन एजेंट्स की वजह से। क्रोजन एजेंट, जब इसके साथ क्रोजन आयरन के साथ क्रोजन एजेंट मिल जाए तो ये आयरन आपका क्या हो जाएगा, क्रोड। अब क्रोजन एजेंट्स क्या है आपके साथ, क्रोजन एजेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसके अलावा आपके साथ ऑक्सीजन है, ये भी क्रोजन को इन्हांस करता है, वाटर भी है, ये भी क्रोजन का इन्हांस करता है। तो जब ये आप आयरन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके साथ क्या बन जाएगा, आयरन, ये फेरस बाइकार्बोनेट HCO3 फेरस बाइकार्बोनेट क्या बन जाएगा आपके साथ, फेरस बाइकार्बोनेट। और ये फेरस बाइकार्बोनेट जब ऑक्सीजन को एक्सपोज होता है, FeHCO3, अगर इसको आप ऑक्सीजन के सामने एक्सपोज करें तो ये एक बेस साल्ट बनाता है 2FeOHCO3 प्लस 2CO3 प्लस H2O, और ये आपका बेस साल्ट है, बेस साल्ट। अच्छा, और यही बेस साल्ट जब फिर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बेस साल्ट 2FeOHCO3 प्लस 2 प्लस H2O प्लस H2O इसके साथ क्या बनाते हैं, 2FeOH3 प्लस 2CO2, 2CO2 कार्बन है, 2CO2, ये इवॉल्व होता है। क्या मतलब इस थ्योरी का, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये है कि एसिड थ्योरी का मतलब ये है कि जो एसिड फेरिक हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, लेट्स सपोज ये क्या है, आयरन के साथ जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करे आपके साथ फेरस बाइकार्बोनेट बनाता है, क्या बनाता है, फेरस बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। और जब ये फेरस बाइकार्बोनेट है आपके पास, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपके साथ, बेस साल्ट बनाता है, किसका, बेस का एक साल्ट बनाता है। और यही बेस साल्ट जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्या, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का मतलब ये है कि ये एक क्रोडेड सब्सटेंस है, ठीक है, क्या है, एक क्रोडेड सब्सटेंस है। तो ये क्रोजन किसकी वजह से आ गया, ये क्रोजन आ गया आपके भाई, ये क्रोजन एजेंट्स की वजह से आ गया, ये वाटर की वजह से, ये भी क्रोजन एजेंट है, ये क्रोडेड फॉर्म है इसका। इसका जो असल फॉर्म था ये आयरन का ये था। तो इस आयरन से ये आपके साथ फेरस हाइड्रोक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ये आपका क्रोडेड फॉर्म में आयरन आ गया अपने प्योर फॉर्म से। तो ये क्रोजन किसकी वजह से होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से हो गई, या क्रोजन एजेंट्स की वजह से हो गई। लिहाजा ये आपके साथ क्या है, एसिड थ्योरी है। कौन सी थ्योरी, एसिड थ्योरी। और ये सपोर्ट किया किसने, एसिड जो थ्योरी है ये इस पॉइंट्स ने सपोर्ट कर दिया कि व्हेन क्रोजन इज एनालाइज्ड, व्हेन corrosion when corrosion is analyzed, जब corrosion एनालाइज होता है, कब क्रोजन आपको ये पता चले कि क्रोजन हो गई एक सरफेस को, तो उसके साथ स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, फेरस एंड फेरिक कार्बोनेट होता है, फेरिक या फेरस या फेरिक कार्बोनेट। और हमारे पास इसमें भी देखो ये बेस साल्ट बन गया कार्बोनेट का। तो फेरस या फेरिक कार्बोनेट का साल्ट होता है जब क्रोजन एनालाइज होता है। तो इस थ्योरी को इस पॉइंट ने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया कि हाँ, जब क्रोजन एजेंट्स की वजह से क्रोजन होता है तो हमारे पास साल्ट फर्स्ट स्टेप में बनता है। दूसरी पॉइंट एक की कौन सी थी जिसने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, कि क्रोजन स्टॉप होता है। क्या होता है, क्रोजन स्टॉप होता है, किसकी वजह से क्रोजन स्टॉप होता है, जब CO2 लिबरेट हो जाए, क्या हो जाए, CO2 आपके साथ क्या हो जाए, रिएक्शन से लिबरेट हो जाए, तो आपका क्रोजन स्टॉप होता है। ये CO2 से ये क्रोजन एजेंट है, क्या है, ये क्रोजन एजेंट है, ठीक है। तो अब अगर इस रिएक्शन में आप देखें, जब हमने इसके साथ बाइकार्बोनेट के साथ फेरिक कार्बोनेट के साथ पानी मिला दिया तो आपके साथ CO2 लिबरेट हुआ, इवॉल्व हुआ, तो इधर आपका क्रोजन स्टॉप हो गया। तो ये दूसरा पॉइंट था जिसने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। ये फर्स्ट थ्योरी है, एसिड थ्योरी। सेकंड थ्योरी आपका के साथ है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। कौन सी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी।
कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। दूसरी थ्योरी आपके साथ है कौन सी? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। दूसरी थ्योरी आपके साथ क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी आपको क्या बताता है कि आपके साथ अगर एक मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है, लेट्स सपोज आपके साथ क्या है? एक मेटल सरफेस है, और जब इससे ऑक्सीजन स्ट्राइक करें, इस पे एक टिनी इलेक्ट्रोड बन जाता है। क्या? टिनी इलेक्ट्रोड। क्या बन जाता है? टिनी इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो ये टिनी इलेक्ट्रोड कंसिस्ट होता है एनोड पे प्लस कैथोड पे। एनोड और कैथोड पे कंसिस्ट करता है ये टिनी इलेक्ट्रोड। जब भी एक मेटल सरफेस पे क्या ऑक्सीजन से स्ट्राइक हो जाए तो उसके सरफेस पे टिनी इलेक्ट्रोड जनरेट होता है। तो इस टिन इलेक्ट्रोड पे क्या होता है फिर? इस पे इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ ऑक्साइड टू प्लेस। इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स टू प्लेस। ऑक्साइड्स टू प्लेस। तो इस पॉइंट पे ऑक्साइड्स की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इधर क्रोजन स्टार्ट हो जाए। एनोड से मुसलसल इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल की वजह से ये सरफेस क्रोड होता जाता है। तो ये थ्योरी थी आपका किसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी थी किसके बारे में? क्रोजन के बारे में। और अगर आप आयरन का रिएक्शन भी देखें, देखो ये आपका आयरन है, ठीक है। जब ये आयरन आपके साथ किस में? एस फॉर्म में होता है, T2Fe। टिनी इलेक्ट्रोड की वजह से ये क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। और द प्रोसेस ऑफ लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के मिलाप की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है। तो देखो ये एक आपके साथ ये एक इलेक्ट्रोड बन गया है, जो इलेक्ट्रॉन को ये एक एनोड एक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इवॉल्व करता है मुसलसल। और इस पूरे इलेक्ट्रॉन के साथ जब ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करें तो आपके साथ एक बेस आयन बनाता है, जो कि एक कैथोड 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 एक्ट करता है। तो इससे मुसलसल इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं और आपका सरफेस डिग्रेड होता जाता है। तो ये थी आपके पास क्या? थ्योरीज ऑफ क्रोजन। अब थ्योरीज ऑफ क्रोजन में जो क्रोजन की थ्योरीज भी आप कंप्लीट हो गई, तो ये तो आपके पास क्रोजन एंड क्रोजन की थ्योरीज।